अपने बारे में कुछ बताता हूँ कि हु एम आई। मेरा नाम तनुज केसवानी है और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। आई हैव रिसेंटली ऑल्सो डन माई डॉक्टरेट इन बिजनेस मैनेजमेंट प्राइमरीली ऑन कैश फ्लोज। तो मैंने एक थीसिस पे रिसर्च किया था हमारे एसएमईज पे कि जो हमारे कैश फ्लो मैनेजमेंट होता है कंपनी के अंदर, वो कैश फ्लो मैनेजमेंट से एक कंपनी की वैल्यूएशंस कैसे इम्पैक्ट होती है, वो रिसर्च मैंने थीसिस के फॉर्म में लिखा है एंड इट इज़ देयर अवेलेबल पब्लिकली ऑल्सो, राइट। सो जिसको कैश फ्लो मैनेजमेंट अपना इम्प्रूव करना हो, यू कैन गो एंड डाउनलोड दैट एंड रीड इट। आई एम एन अलुमनाई ऑफ डेलॉयट एंड ईवाई। ये एक वन ऑफ द बिग फोर्स है। वहाँ पे मैं बैठा हुआ था एक दिन, जब मेरे कुछ एक थॉट आया दिमाग में कि यार इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनकी ऑडिट्स या इंटरनल ऑडिट्स या कंसल्टिंग करते थे, वो सब बहुत बड़ी कंपनियां हैं, फॉर्च्यून 500 कंपनीज। उनके सीएफओ के साथ मीटिंग्स होती थी, उनके बोर्ड पे मीटिंग्स होती थी। तो बैठे बैठे एक दिन मेरे को थॉट आया, यार ये सब चीज़ें जो इतनी बड़ी कंपनियां करती हैं, ये हमारे एसएमईज करें तो वो क्यों नहीं कर पाते हैं, क्यों एक ग्लास सीलिंग में फंसे रहते हैं। तो वो थॉट था मेरा, और उस दिन मैंने दैट डे मे बी नेक्स्ट डे मॉर्निंग मैंने जाके रेजिग्नेशन डाला कि पहले तो खुद एक छोटा बिजनेस ओनर बनूंगा, एंटरप्रेन्योर बनूंगा। अपनी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में आई विल हेल्प अदर्स, क्योंकि फाइनेंस एक ऐसा टॉपिक है जो एसएमईज जनरली सोचते नहीं है उसके अराउंड। सबको काम लाना आता है, काम करना आता है, बट उसके पीछे की जो साइंस है फाइनेंस, हर एक चीज़ बिजनेस के अंदर फाइनेंस से लिंक्ड है, तो वो हम हेल्प करेंगे। ड्यूरिंग द जर्नी, जब मैं अब इसी के साथ में थोड़ा सा अपने बारे में भी बताता हूँ और भी कुछ चीज़ें, कैसे मैं तजुर्बा में आया था। सो 2017 आई लेफ्ट माई जॉब, आई स्टार्टेड माई फर्म। 2020 कोविड केम। ऑब्वियसली 2-3 साल तो चाहिए बिजनेस को एक लेवल पे लाने के लिए। हम लोग अच्छा भी कर रहे थे, बट एक कोविड के अंदर ऐसा इम्पैक्ट आया कि ना तो फीसेज आ रही थी क्लाइंट से, और सैलरियाँ खड़ी थी, रेंट्स खड़े थे सर पे, तो वो पे भी करने थे, है ना, क्योंकि हमारे साथ जो बीत रही, हम नहीं चाहते एम्प्लॉयज़ के साथ वही बीते, तो किसी ने इस तरह वो पे करना था। तो एक बहुत चैलेंजिंग फेज़ आया। उस दिन मैंने रियलाइज़ किया, ये मतलब कोई भी हम लोगों को मना क्यों करता है फ़ीस के लिए, क्योंकि हम उनके लिए एक खर्चा है ना। आपको जीएसटी रिटर्न भरवाना है, ऑडिट कराना है, आप खर्चे हो उनके लिए। तो अगर आप किसी के लिए खर्चे हो तो आपको क्या फ़र्क पड़ेगा। खर्चा सबसे पहले बंदा रोकता है, काटता है। तो हम कैसे खर्चे से हट के प्रॉफिट की तरफ जाएं, कैसे हम बिज़नेस को हेल्प करें, ये सब जर्नी जो मैं आपको बता रहा हूँ 2020 के बाद की, जो ये मैंने डिस्कवरी की, ये सुरेश सर के साथ डिस्कवरी की थी मैंने, कि कैसे अपने आप को आप इतना स्ट्रांग बना दो कि क्लाइंट आपके बिना सर्वाइव ना कर सके फ्रॉम अ प्रॉफिट परस्पेक्टिव, उसको आपकी राय की ज़रूरत हो, फंसे ना, राइट। तो दैट्स हाउ आई गॉट, मतलब मैंने तजुर्बा ज्वाइन किया था। तब उस टाइम पे ना बहुत सारे प्रोग्राम्स होते थे, तो वन ऑफ द प्रोग्राम आई टुक वेरी मतलब ऑनलाइन प्रोग्राम होता था। उस टाइम पे कोविड था, तो ऑनलाइन सब कुछ ऑनलाइन होता था। रात को मैं मेरा ऑफिस दिल्ली में झंडेवालान में था, मैं नोएडा में शिफ्ट हुआ था। तो इट वाज अ लॉन्ग 1 आवर जर्नी गाड़ी चलाता हुआ, स्पीकर पे लगा के फ़ोन को, मतलब सिस्टम में आई वाज जस्ट लिसनिंग कि क्या है, ये क्या चीज़ है जो सर बोलते हैं। तो उनका प्रोग्राम था हाई टिकट सेल्स। जब मैंने वो सुना, उस 1 घंटे की जर्नी में फ्रॉम ऑफिस टू होम, आई रियलाइज ये तो पावरफुल चीज़ है, बहुत पावरफुल चीज़ है, यही मेरे को चाहिए था साथ में। एंड दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट हेल्प मी। मैंने आते ही, जैसे ही मैं घर पहुंचा, कुछ रात के 11 साढ़े 11 बज रहे होंगे, मैंने सर को मैसेज डाला, एंड ही इज़ वन ऑफ द ओनली वंस जो अवेलेबल हैं फ़ोन पे। अब मुझे पता नहीं था ये बात, अनटिल दिस मैसेज आई वॉजेंट अवेयर कि ऐसा होता भी है, क्योंकि इतने सारे कोचेज़ हैं, कोई आपके लिए अवेलेबल नहीं होता, सबकी टीम होती है, इनसे बात करो, उनसे बात करो, डायरेक्टली है ही नहीं। तो मैंने मैसेज डाल दिया, मैंने चलो उनको जाएगा या उनके असिस्टेंट को जाएगा, पहुँचेगा तो सही। सो दैट्स व्हेन ही ऑल्सो रिस्पॉन्डेड अगले दिन सुबह, एंड टू सी दैट, एंड ही रिमेंबर्ड मी नेक्स्ट टाइम व्हेन आई मेट हिम इन हिज ऑनलाइन सेशन, ही रिमेंबर्ड कि मैंने ऐसा मैसेज भेजा था। तो मतलब इनके पास डायरेक्टली गया था, राइट। सो उसके बाद फिर एक कनेक्शन बना, एक मैं बहुत सारा चीज़ों पे काम करता रहा सर के साथ।
ही गाइडेड मी ऑन मैनी थिंग्स. अब मैं आज जब खड़े होकर बोल रहा हूँ ना, ये मेरी हिम्मत नहीं होती थी. इतना डरता था मैं स्टेज पे खड़े होने पे भी, किसी के सामने. आई यूज टू बी टोटली फ्राइटन. मेरे लिए नाइटमेयर था, नाइटमेयर यहाँ खड़ा होना. तो अभी मैं खड़े होकर बोल पाता हूँ क्योंकि सर ने मुझे ऐसी चीज़ें बोली कि तू ये कर, ये कर, ये कर. तो एंड द ट्रू मेंटर जो होता है ना लाइफ में, वो आपको हिंट्स देता है. यू नो, इट्स द मेंटी जो उठाता है चीज़ें. तो आई पिक्ड अप थिंग्स. यू नो, मैं अपने आप को भी थोड़ा सा शाबाशी दूंगा सर के साथ रह के कि मैंने इनकी चीज़ों को पिकअप किया. यू नो, कि ये चीज़ कह रहे हैं. एंड इवन टिल डेट आज भी मैं उनके साथ बैठता हूँ ना कुछ चीज़ें सामने निकल ही आती है. कुछ ना कुछ एक वर्ड, एक लाइन बोल देंगे, वो आपको पूरा का पूरा चेंज कर देगा. राइट. सो दैट इज़ व्हाट शिफ्टेड मी फ्रॉम अ चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म टू अ कंसल्टिंग फर्म. आवर एवरेज नंबर ऑफ क्लाइंट्स इतने सारे होते थे, कम होके क्वालिटी, प्रीमियम, फीसेस मोर देन 100 times व्हाट आई यूज टू चार्ज पर मंथ. राइट. तो ऐसे ट्रांजिशन हुआ है पूरा, और अभी ये चल रहा है आगे भी. इट्स अ वर्क इन प्रोग्रेस. सर ने मुझे नया गोल दिया है कि हमारा ऑफिस नोएडा में है, तो इस न्यू गोल जो मुझे मिला है कि एक्सप्रेस वे पे अगर आप जाते हैं तो कैटन कंपनी, जो मेरी फर्म का नाम है, पूरी की पूरी एक बिल्डिंग दिखनी चाहिए वहाँ पे. तो वो बिल्डिंग बनेगी. हम काफ़ी ज़्यादा, हमने कुछ ऑफिस ख़रीदे थे अपने लिए कि हम शिफ्ट होएंगे. वो ऑफिस देखते ही देखते, मतलब अभी मैं शिफ्ट भी नहीं किया है वहाँ पे, इंटीरियर कराया, मेरी टीम उससे बड़ी हो गई, वी हैव आउटग्रोन दैट. तो वहाँ पे मैं शिफ्ट ही नहीं कर सकता, तो हम वी आर लुकिंग फॉर अनदर स्पेस. राइट. तो दैट इज़ द पावर ऑफ यू नो बीइंग इन हिज गाइडेंस एंड बीइंग इन द कम्युनिटी. जो अनसेड बेनिफिट है ना, ये कम्युनिटी है. हम एंटरप्रेन्योर्स की लाइफ बहुत लोनली होती है, तो ये जो कम्युनिटी हेल्प करती है ना आपको. कोविड के अंदर ऐसा हाल था कि सेकेंड वेव में पीपल वर डाइंग हेयर एंड देयर, थ्रेटनिंग. और हमारी ये जो कम्युनिटी थी ना तजुर्बा की, दे यूज टू मीट एवरी डे हाफ एन आवर के लिए. एक डॉक्टर था हमारे ही पैनल से जो बताता था, लोगों के मिथ्स बस्ट करता था. तो वेरी पैनिक वॉज देयर. राइट. इन्हीं में से ही कुछ सर थे, सर के सेशंस होते थे कि अपने आप को शांत रखो, काम रहो. Right, it's a very panic situation. So this community is one of the biggest thing I feel which has shaped me, in addition to Suresh sir's guidance. तो आगे मैं बताता हूँ, आगे कुछ चीज़ों पे बात करते हैं. अब all of us are entrepreneurs, right? Yes. All of us are entrepreneurs. Yes. I hope you know that we are all on national duty. Is that correct? Yes. Yes. क्यों नेशनल ड्यूटी पे क्यों है हम? जो एक सोल्जर होता है वो बॉर्डर पे होता है या कहीं और फॉर्म में सपोर्ट करता है. हम लोग देश की इकोनॉमी को सपोर्ट करते हैं. SMEs, स्मॉल बिजनेसेस आर द बिगेस्ट बैकबोन ऑफ दिस कंट्री. राइट. और मैं बहुत पेट्रियाटिक बंदा हूँ. राइट. पे भी कोई डिफरेंसेस हो गवर्नमेंट के साथ कुछ, बट इन माई कैपेसिटी आई एम वेरी पेट्रियाटिक. तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब सुबह ऑफिस जा रहा हूँ ना, तो मैं अपनी ड्यूटी पे जा रहा हूँ. ये ड्यूटी सिर्फ मेरे लिए पैसा कमाने के लिए नहीं है, ये और बड़े काम के लिए है. हमें इस कंट्री को 10 ट्रिलियन इकोनॉमी, क्यों, मतलब एक US में का प्रेसिडेंट आके ये बोल सकता है कि आपके ऊपर 50% टैरिफ है. वाई? इट्स नॉट नीडेड. राइट. क्यों? क्योंकि हम वीक हैं. शायद हमारी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग इतनी नहीं है जितनी वो कर सकते हैं हमारे को. तो हम सब की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट वी ग्रो आवरसेल्व्स. राइट. और इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि SME IPO जो बिजनेस इज एलिजिबल टू गो देयर शुड गो देयर. क्यों जाना चाहिए? क्योंकि जब आप IPO करते हो, कंपनीज की वैल्यूएशन ग्रो होती है. सर ने सबको बता दिया होगा वैल्यूएशंस कैसे ग्रो होती हैं, क्या होता है, मैं वहाँ नहीं जा रहा हूँ. बट जब एक कंपनी की वैल्यूएशन ग्रो होती है, वो डायरेक्टली कंपनी की GDP में, कंट्री की GDP में इम्पैक्ट आता है उसका डायरेक्टली. राइट. और वैल्यूएशन ग्रोथ ऐसे तो होएगी नहीं. पैसा मिलेगा, टर्नओवर बढ़ेगी, प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, इकोनॉमी स्ट्रांग होएगी. तो कहीं ना कहीं ये हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम IPO जाएं. अगर आज नहीं है उस लेवल पे, तो उसके लिए काम करें. जो इन्वेस्टर्स होते हैं ना देश में, जैसे कि सिर्फ बिजनेस ओनर ही नहीं, बट जो सिटीजन्स है, व्हाट सिटीजन्स गेट, आप IPO जाओगे तो वो कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे आपकी. राइट. आपकी कंपनी में पैसा लगाएंगे, आप बड़े बनोगे, कुछ पार्ट वो भी बड़े बनेंगे. स्पेंडिंग पावर आएगी, फॉरेन का पैसा आएगा इंडिया में.
हमें वो फॉरेन का पैसा चाहिए ना, तभी तो हम स्ट्रांग बनेंगे। तो वो पैसा आएगा क्योंकि जब देखेंगे कि इंडिया के अंदर छोटी छोटी और सबसे ज़्यादा ग्रोथ पोटेंशियल स्मॉल कंपनीज में होती है। बड़ी कंपनी जो बढ़ती है 10% 20% पर एनम से, अगर आप उनकी प्रॉफिटेबिलिटी देखो या उनका टर्नओवर देखो, पर जो छोटी कंपनी है हर साल डबल कर सकती है अपने आप को। So the valuation multiplier is way higher in a smaller company as compared to a bigger company. So therefore, this is one of the biggest responsibility of each and every one of us as an entrepreneur. All of you agree with me? Yes. जोर से बोलो, खाने के बाद नींद आ रही है, no energy. Yes. और जोर से. Yes. Awesome, fantastic. अब मैं थोड़ा सा टेक्निकल टर्म्स में आता हूँ कि क्यों मैटर करता है। चलो नेशनल ड्यूटी तो एक अलग हो गई, समझ गए, कहीं ना कहीं हम समझते हैं। आई होप यू गॉट माई पॉइंट, दैट्स इट। बट इससे आपको भी कुछ बेनिफिट है ना, वो बेनिफिट समझते हैं क्या है, क्या होता है। सर ने आपको बता दिया, मैं थोड़ा सा अलग तरीके से बताऊँगा कुछ चीज़ों को। हम अपना बिजनेस कोई भी क्यों रन करता है? हु विल टेल मी? फॉर प्रॉफिट और to serve people and happiness or for employment generation, absolutely, or to solve the problems, fulfill the desires, yes, absolutely. ठीक है, तो अब ये सब चीज़ों के पीछे कहीं ना कहीं प्रॉफिट आता है, राइट? सो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट है, ये हम सबको पता है। कोई बिजनेस क्यों करेगा? 100 रुपये की चीज़ 120 में बेचेगा, वही बिजनेस है। 100 रुपये की चीज़ 90 रुपये में बेचना तो बिजनेस हुआ नहीं, राइट? तो प्रॉफिट तो करना है। जब मैं पढ़ाई करता था ना 11th स्टैंडर्ड में, जब हमने फर्स्ट टाइम कॉमर्स स्ट्रीम में आए थे, तो एक टॉपिक होता था हमारा, जो कॉमर्स के लोग हैं समझेंगे, बिजनेस स्टडीज़ के नाम से, धंधे की पढ़ाई, बिजनेस की स्टडीज़। फर्स्ट टॉपिक मेरी टीचर ने जब फर्स्ट डे आई थी क्लास में, आई स्टिल रिमेंबर दैट। हम धंधा क्यों करते हैं, बिजनेस क्यों करते हैं? फर्स्ट रीज़न इज प्रॉफिट, सेकेंड रीज़न इज द वैल्यूएशंस, शेयर होल्डर वैल्यूएशन, अपने बिजनेस की वैल्यू को बढ़ाना। अनफॉर्चुनेटली जब हम प्लानिंग भी करते हैं, हमारा फोकस कहीं ना कहीं ऐसे होता है, अगर नए बिजनेस में जा रहे हो, नई लाइन में एंटर कर रहे हो, तो फोकस विल ऑलवेज बी इतना मेरे को रेवेन्यू आ जाएगा, राइट? इतने मेरे खर्चे होंगे, ये मेरा प्रॉफिट है। ये डिसीजन पे हम लोग जनरली बिजनेस स्टार्ट करते हैं, मोस्ट ऑफ अस। मैंने भी ऐसे ही स्टार्ट किया होगा, कैलकुलेशंस करके, इतने इतने खर्चे हैं, यहाँ रेंट जाएगा, इतनी सैलरीज देनी है, तो मुझे एटलीस्ट इतनी फीस तो चाहिए, तब बिजनेस सेंस बनेगा, मैं कब तक कमा सकता हूँ, राइट? सो दैट मेक्स सेंस। नेक्स्ट लेवल जो होता है इसका, वो होता है वैल्यूएशन। वो हम कभी सोचते ही नहीं, कभी सोचा ही नहीं वैल्यूएशन क्या होता है, सोचा ही नहीं कभी। बट बिजनेस की जो ट्रू वैल्यू है वो अनलॉक करनी पड़ती है, क्योंकि ऐसे बिजनेस को वैल्यूएबल कोई देखता नहीं है आज के टाइम पे, एटलीस्ट इंडिया में नहीं पता बिजनेस की वैल्यू क्या है। वो वैल्यू निकल के, जो वैल्यू निकलती भी है ना, वो बिजनेस में आपके लैंड क्या है, प्रॉपर्टी क्या है, उसके बेसिस पे निकलती है, मशीनरीज कितनी है, और कोई जरिया ही नहीं है निकालने का। सो देयरफॉर द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर रनिंग अ बिजनेस, वैल्यूएशंस, यू अनलॉक व्हेन यू गो फॉर एन आईपीओ। डेली बेसिस पे आपका शेयर का प्राइस मार्केट में दिख रहा है, आपकी कंपनी की क्या वर्थ है वहाँ दिख रही है, राइट? तो और आपको वो, मतलब आज क्या होता है कि मेरे पास ना एसेट्स नहीं होते, कभी मेरे को फंड्स चाहिए हो, कुछ चाहिए हो, एसएमईज के पास कहाँ है एसेट्स, बट आपकी कंपनी एक एसेट बन जाती है उस टाइम पे, क्योंकि आपके शेयर्स की वैल्यू है, उन शेयर्स के मालिक आप हो, तो आपकी एक नेटवर्थ क्रिएट होती है, राइट? प्रॉपर्टी को तो आई एम श्योर सब समझते हैं, राइट? प्रॉपर्टी कैसे काम करती है? आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं, उसके सामने अगर आपने इन्वेस्ट किया हुआ है तो रेंट कमाते हैं, खुद भी रह रहे हैं तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेंट है, राइट? तो रेंट इज़ लाइक प्रॉफिट्स जो हम बिजनेस से ले रहे हैं। पर प्रॉपर्टी में क्या है, प्रॉपर्टी की वैल्यू भी बढ़ती है, बिजनेस की वैल्यू ही नहीं है कहीं। प्रॉफिट्स तो बढ़ रहे हैं, वैल्यू नहीं है, वैल्यू वहीं की वहीं है, और प्रॉफिट्स हम दिखाते नहीं हैं प्रॉपरली। सो ये एक लॉन्ग टर्म जर्नी है, लॉन्ग ड्यूरेशन जर्नी है बिजनेस की, जो वैल्यूएशन ग्रोथ देती है। सो हेंस आईपीओ
matters for you also, not for the country, for you also. इन्वेस्टर्स उन बिजनेसेस को रिवॉर्ड करते हैं जिनमें ट्रांसपेरेंसी होती है, राइट? इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? हु आर इन्वेस्टर्स? पीपल हु पुट मनी. व्हाट एल्स? और क्या करता है इन्वेस्टर? बिलीव करता है हमारे काम. इन्वेस्टर आपका ना ग्रोथ का पार्टनर होता है. आपके पास एक लेवल की, अब किसी भी चीज़ को ग्रो करने के लिए बिजनेस को एटलीस्ट पैसा चाहिए. आप अगर राइट इन्वेस्टर के साथ उठते बैठते हो ना, तो ऐसे ही बढ़ जाती है चीज़. जस्ट बिकॉज दे आर देयर टू वेट योर डिसीजंस, दे आर देयर टू रिवॉर्ड यू इन द फॉर्म ऑफ वैल्यूएशंस, है ना. आपको एक कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ मैं सही कर रहा हूँ और मेरे पास पैसा है पीछे. कल को मैंने डिसीजन ले लिया, 10 करोड़ की रिक्वायरमेंट है, मेरे को पता है मैं इन्वेस्टर के साथ बैठता हूँ, किसको मैं रीच आउट करूँ, किसको मैं फ़ोन करूँ. सो दैट इज़ द पीपल हु आर विद इन्वेस्टर्स. वो बिजनेसेस हमेशा स्काई रॉकेट होते हैं. कैसे होता है कि कब लाइक यू लुक एट बिग कंपनीज और इवन मिड साइज कंपनीज, कुछ बिजनेस होते हैं उनको कभी भी कुछ करना हो एकदम इन्वेस्टर खड़ा हो जाता है आके. कैसे आता है? कुछ तो उन्होंने सही किया है ना. तो इन्वेस्टर्स हमेशा ट्रांसपेरेंसी को, आपकी गवर्नेंस को रिस्पेक्ट करते हैं कि आप सच बोलते हो. हम भी किसी के साथ पार्टनरशिप करते हैं तो ये होता ही है ना यार कि वो बंदा कम से कम अगर वो रन कर रहा है बिजनेस तो सच बोलेगा मेरे को. वी एक्सपेक्ट दैट इज़ अ बेसिक एक्सपेक्टेशन. और जो क्लीन आपकी बुक्स होती हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, वो जितनी क्लीन होती हैं उतना ट्रस्ट बढ़ता है इन्वेस्टर्स का, एंड इट अट्रैक्ट्स इन्वेस्टमेंट्स. तो ये सब करके अब मैं आपको थोड़ा सा हमारे बिजनेस के हाइजीन के बारे में बताता हूँ. ये हाइजीन नाम से हाइजीन है, बट दीज आर लाइक गवर्नेंस प्रैक्टिस जो आपको अपने बिजनेस में करनी है. वेदर यू गो फॉर एन IPO और यू डोंट गो, करना है. आपका जो बिजनेस है ना वो हमेशा इन्वेस्टेबल एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम रहना चाहिए. एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम अगर आज मुझको अपना बिजनेस बेचना हो, I should be in a position, because situation in the life of entrepreneurs may be different at any given point of time. तो हमारी अगर बिजनेस बिल्टअप ही वैसा है तो कभी ऐसा मौका लगे कि मेरे को फर्दर इन्वेस्टमेंट रेस करनी है या मुझको बिजनेस को निकालना है, होते हैं. आई मीट अ लॉट ऑफ बिजनेस ओनर्स. बिजनेस को बेचना इज़ नॉट अ बैड थिंग. बिजनेस इज ऑल्सो अ प्रोडक्ट, लाइक द प्रोडक्ट दैट योर बिजनेस सेल्स. बिजनेस इज ऑल्सो अ प्रोडक्ट, राइट? बिजनेस को बढ़ा के एक अच्छा रिटर्न कमाना नॉर्मल है. तो बट उसके लिए कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, आज हम वो डिस्कस करने वाले हैं. सबसे पहला फाइनेंस के कुछ हाइजीन बताता हूँ आपको. हाउ मेनी ऑफ अस शो द एक्चुअल प्रॉफिट्स इन बुक्स? हम जो यहाँ बात कर रहे हैं ना, ये सिर्फ हमारे बीच की है ना, ये सिर्फ हमारे बीच की है. वी आर ऑल प्लेजिंग दैट. शोज द एक्चुअल प्रॉफिट्स, चाहे उस पर कितना भी टैक्स बने. वेरी गुड, वेरी गुड. गिव ऑल ऑफ देम, दीज 5-6 पीपल, अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज. हम जब प्रॉफिट को एक्चुअल नहीं दिखाते ना, एक्चुअल मतलब ना इन्फ्लेट किया हुआ ना रिड्यूस किया हुआ कि टैक्स बचेगा. होता है, कुछ हैं प्रोफेशनल्स वो भी गाइड करते हैं, आप खुद भी बोलते हो, है ना. जब टाइम आता है हम लोग रीच आउट करते हैं क्लाइंट्स के पास कि सर इतना टैक्स बन रहा है और इतना टैक्स, आजकल ITRs का टाइम चल रहा है, वैसे ही इतना टैक्स कम करवाओ. तो मेथड्स निकलते हैं उस टाइम पे, करेक्ट. वो मेथड निकाल के हमने पैसा तो बचा लिया, थोड़ा सा पैसा बचा लिया, कैश फ्लो बचा लिया, दिख गया, ठीक है. देखो नहीं दिखाया पर पैसा तो कमाया ही है ना, पैसा तो आप ही का ही है, पैसा तो बचा लिया हमने. बट हमने क्या लूज़ किया? वैल्यूएशंस. जो बिजनेस का प्रॉफिट्स ही कम है उसको कभी वैल्यूएशन नहीं मिलेगी. अगर आप में से कभी भी किसी ने भी ट्राई किया हो ना अपने बिजनेस को, कभी कोई इन्वेस्टर आया हो या सेल करने की कोशिश करा हो, आप जब बैठते होगे ना वो बोलता है आपके बिजनेस में प्रॉफिट ही नहीं है, मैं आपके बिजनेस को एक्वायर करके क्या मिलेगा मेरे को, राइट. तो जितना हम एक्चुअल रखेंगे बिजनेस को उतनी मेरी ज़्यादा वैल्यूएशन होगी. मैं उस वैल्यूएशन की कैलकुलेशन पे नहीं जा रहा हूँ, सर ने समझाई होगी, समझाई है? ओके, परफेक्ट. सो मैं उस वहाँ पे नहीं जा रहा हूँ. सेकंड,
कैपिटल का एलोकेशन। और इसमें प्रॉब्लम है, ग्रॉस प्रॉफिट इस साल ज़्यादा आ गया और अगली बार वही स्पीकर कारण स्टैंड्स, से घट भी गया है। फिर से बताइए एक बार, क्वेश्चन सब सुन लेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट हम जो भी एक्चुअल बेसिस पे दिखाना चाहते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट कोई साल में नेचुरल कारणों से भी ज़्यादा आया है, लेकिन दूसरी साल ये घट गया है। तो ये क्वेश्चन इनकम टैक्स ऑफिसर ये क्वेश्चन करते हैं कि ये अभी मान्य में नहीं आ रहा है, इसमें जरूर कहीं गड़बड़ करी है, और ये मतलब बेस बन जाता है वो जो एक साल जो जिसमें ज़्यादा दिखाया वो उसके लिए बेसिस बन गया। आपको ऐसा किसने बोला? ये हुआ है हमारे साथ। ओके, तो क्या आपका, मैं क्वेश्चन, इनका क्वेश्चन है कि कई बार क्या होता है कि बिजनेस में एक्चुअल रीजंस की वजह से फ्लक्चुएशंस आ जाते हैं, जिसकी वजह से मेरा ग्रॉस प्रॉफिट या तो ज़्यादा बन गया या कम हो गया। तो लास्ट ईयर अगर मैंने लेट से 20-22% ग्रॉस प्रॉफिट दिखाया, इस बार 16 आ गया या 10 आ गया तो प्रॉब्लम पड़ सकता है, या 40 आ गया तो प्रॉब्लम पड़ सकता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। वैलिड क्वेश्चन सर, वैलिड पॉइंट। पर अगर ऐसा हुआ है, असली में हुआ है, कोई रीज़न है? कोई तो रीज़न होगा इसका। तो जो गवर्नमेंट सप्लायर है, एक बार ठीक से प्राइस एस्केलेशन ठीक से मिला है, उसमें कोई भी वजह से बढ़ गया तो वो जो प्राइस वापस दूसरे साल में वो वापस डाउन हो गया एक साल का, लेकिन वो उसको बेसिस बना के अगले 2-3 सालों तक नहीं, तो आप उसको हमेशा ये बोल सकते हो, देयर इज़ ऑलवेज अ रीज़न। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या करता है, आपको पहले एक नोटिस भेजता है कि आपका ग्रॉस प्रॉफिट बहुत हिल गया है, तो गिव अस द रीज़न, यू गिव देम अ जस्टिफाइड रीज़न। योर कंसल्टेंट्स विल कम हैंडी ओवर देयर। उसको बोलो भाई ये जाके सच बता, एक्चुअल में जो चीज़ हुई है, कोई भी अपने हाथ से तो नहीं कर रहा। मैं अगर अपनी फर्म की भी ग्रॉस प्रॉफिट्स की बात करूं, व्हेन वी स्टार्टेड वी वर अ प्रॉपर सीए फर्म, मतलब जो कमाते थे खर्चे माइनस करते थे, तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट 100% था फर्म का, राइट। खर्चे तो कुछ है ही नहीं, राइट। अब हैं, अब बढ़ गए हैं वो, क्योंकि हम बहुत सारा काम आउटसोर्स भी करते हैं, बाहर वालों से भी कराते हैं, राइट। तो मेरे डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो मेरा 100% से आज कुछ 35% पे या 40% पे आ गया है। तो इसका मतलब ये है कि मैं नहीं दिखाऊंगा, मैं दिखाऊंगा उसको जैसा है, बट आई विल जस्टिफाई द रीज़न इफ़ दे आस्क मी। दे हैव नेवर आस्क्ड मी, बट इफ़ दे आस्क मी आई विल जस्टिफाई इट, क्यों आया है ऐसा, है ना। तो जस्टिफिकेशन इज़ इंपॉर्टेंट सर। इनकम टैक्स वाले ना वो भी लोग हैं आपकी तरह, हमारी तरह ही हैं, दे अंडरस्टैंड। आई हैव बीन टू द डिपार्टमेंट, मुझे पता है वो समझाया जा सकता है, राइट। अगर कोई बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट वेरिएंस है तो एक बार आप कंसल्टेंट से डिस्कस कर लो कैसे करना है उसको, है ना। बट मेरे ख्याल से नहीं करना चाहिए, इसमें प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए अगर आपके पास रीज़न है उस चीज़ का। अगर रीज़न नहीं है तो डेफिनेटली इट विल बी अ प्रॉब्लम। कैपिटल एलोकेशन, इस दुनिया में हर बिजनेस कैपिटल से चलता है, अग्री? कैपिटल क्या होती है? पैसा जो आप लगाते हो, पैसा। बैलेंस शीट किसी ने देखी है कैसी होती है? एसेट और लाइबिलिटीज, है ना। बैलेंस शीट में बहुत कम लोग हैं जिन्होंने हाथ खड़े किए। बैलेंस शीट में क्या होता है, दो पार्ट्स होते हैं, एसेट्स, लाइबिलिटीज। जो रियल एंटरप्रेन्योर्स, मैं एक बार ये बात बता दूं, जो सेल्फ एम्प्लॉयड एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो फोकस करते हैं P&L अकाउंट पे, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस इज प्रॉफिट और लॉस। जो असली के एंटरप्रेन्योर्स होते हैं ना, वो फोकस करते हैं बैलेंस शीट पे। अब बैलेंस शीट को समझो, लॉजिक। अगर एसेट है और लाइबिलिटीज़ है, लाइबिलिटीज़ साइड अगर आप देखोगे, वो हर एक पैसा है जो आपने किसी ना किसी से लिया है लाइबिलिटी साइड पे, पूरे की पूरी लाइबिलिटी साइड पे। दैट मीन्स इट इज़ योर सोर्स ऑफ फंड्स। पैसा आया है कहीं से, चाहे आपने सैलरी 31 की जगह 7 तारीख को दे रहे हो, तो 7 दिन के लिए वो आपका पेबल बनता है, लाइबिलिटीज़ में आता है। तो आपने एम्प्लॉयज़ का पैसा अपने बिजनेस में यूज़ कर रहे हो 7 दिन के लिए, करेक्ट। अब जो लाइबिलिटी साइड, सोर्स ऑफ फंड की साइड है, वो जाके लगती है एसेट साइड, तभी दोनों हमेशा मैच करती हैं, एसेट्स और लाइबिलिटीज़। इसका मतलब जो पैसा हमने बाहर से लिया है वो बिजनेस में कहीं लगा है, वो कहाँ लगा है। तो वो जो एलोकेशन है ना कि आपको पैसा कहाँ लगाना है एसेट्स में, शॉर्ट टर्म एसेट्स, लॉन्ग टर्म एसेट्स। शॉर्ट टर्म एसेट्स आर योर करंट एसेट्स, स्टॉक, डेटर्स, यू नो, एनी शॉर्ट टर्म आपने एफडीज कराई हुई हैं, वो सब आपका शॉर्ट टर्म एसेट्स है। शॉर्ट टर्म एसेट्स में आपने क्या पैसा लगाया है, शॉर्ट टर्म
लाइबिलिटी शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म एसेट्स में क्या, लॉन्ग टर्म एसेट्स हो गए लैंड बिल्डिंग, जो आपका रिटर्न आने में टाइम लगता है जिससे, तो आप कौन सा पैसा कहाँ लगा रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कई लोग क्या करते हैं, पैसा लिया CCOD, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, कैश क्रेडिट, दिस इज़ योर शॉर्ट टर्म फंड्स। शॉर्ट टर्म में के लिए आपने किसी से पैसा लिया ही है, उसको हम कहाँ लगा देते हैं, लैंड लेने में, बिल्डिंग में, इंटीरियर डिज़ाइनिंग करवाने में, राइट, पैसा वहाँ लग जाता है, मशीनरी लेने में। तो क्या हुआ, शॉर्ट टर्म पैसे को आपको 1 साल के अंदर अंदर वापस करना है। लॉन्ग टर्म एसेट्स रिटर्न देने में टाइम लगा देते हैं 1 साल से ज़्यादा, हेंस लिक्विडिटी प्रॉब्लम, हेंस सॉल्वेंसी प्रॉब्लम, बिजनेस स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग। तो हमें जो सोर्स ऑफ फंड है, शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म, उसी हिसाब से उसको इन्वेस्ट करना है एसेट्स में। शॉर्ट टर्म फंड्स शॉर्ट टर्म एसेट्स में। शॉर्ट टर्म फंड्स शुड नेवर एवर, एक रूल बना लो लाइफ का, शॉर्ट टर्म फंड्स कभी भी लॉन्ग टर्म एसेट्स में नहीं जाने चाहिए। शॉर्ट वे ऑफ फेलियर इन द बिजनेस, फंसेगा ही फंसेगा। लॉन्ग टर्म अगर आपकी लाइबिलिटीज़ हैं वो शॉर्ट टर्म में लगाई हैं, वो चल सकता है, दैट इज़ फाइन, है ना। आपकी अपनी कैपिटल है, आपने लॉन्ग टर्म डेट लिया है 10-20 साल का, ऐसा कुछ है तो आपने लगा दिया, चलेगा। पर अगर 1 साल का है तो नहीं लगाना उसको, राइट। ओके, अब मेरे को बताओ कैश फ्लो स्टेटमेंट कौन बनाता है अपने बिजनेस की, क्या होती है कैश फ्लो स्टेटमेंट सर? सर स्टेटमेंट में मिक्स होता है, जैसे कि कितना रेगुलर रेवेन्यू आ रहा है, कितना प्रेडिक्टेबल रेवेन्यू है, कितना अभी आपके पास में रिजर्व और कितना वो आपके अलाइंड है प्लान से। तो ये सब कॉलम का मिक्स के बाद में आपको बनता है। हमारे यहाँ पे एवरी सैटरडे कैश फ्लो स्टेटमेंट बनता है, जो भी प्रोजेक्शंस बनता है ना आपका, प्रोजेक्शंस भी बनता है, एक्चुअल्स भी, दोनों बनता है। ग्रेट और ग्रेट। वीकली मैपिंग होती है सर। तो ये P&L से कैसे अलग है आपका? P&L से बहुत अलग है, क्योंकि P&L में तो सिर्फ जो आपके एंड में बनते हैं वो है, लेकिन कैश फ्लो तो अभी कुछ डील आई, मान लो कल ये तो प्रेडिक्टेबल नहीं थी, लेकिन आई तो वो तो आज जुड़ गई। सो अब रेगुलर आप अपडेट नहीं करोगे तो कभी भी लीक होके खत्म हो जाएगी। ओके, परफेक्ट, थैंक यू सो मच। और कोई? ऑलराइट, सो कई बार कंफ्यूजन क्या होता है कि हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो सेल्स माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल्स टू प्रॉफिट और लॉस, ये बनाते हैं। बट असली में जो मेरा प्रॉफिट की फिगर मान लो 5 लाख रुपए आई, तो क्या वो 5 लाख रुपए बैंक में होता है क्या? नहीं होता। कहाँ जाता है वो? कहीं ना कहीं लग जाता है। हाँ, कहीं ना कहीं लग जाता है। तो वो कहाँ लगा हुआ है वो आपको पता चल जाता है बैलेंस शीट देख के, कहाँ लगा हुआ है पैसा, राइट। पर जो कैश का मूवमेंट है एक बिजनेस के अंदर, कितना पैसा आया आपके पूरे महीने में, डेटर्स ने कितने पैसे दिए, उसके सामने आपने अपने क्रेडिटर्स को कितने दिए, उसके सामने आपने खर्चे कितने किए, जो आपकी सैलरीज हो गई, रेंट्स हो गए। आपको कुछ नहीं करना है, अपने अकाउंटेंट्स को बोलिए, टैली, अगर आप टैली मेंटेन करते हैं, जो भी सॉफ्टवेयर मेंटेन करते हैं, उससे अगर वो आपको P&L और बैलेंस शीट की रिपोर्ट दे रहा है हर महीने, तो हर महीने साथ में कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बना के दे दे, वहीं से बन जाती है। उसको क्लासिफिकेशन करना होता है 3 हेड्स में, ऑपरेशंस, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। मैं डिटेल्स में नहीं घुस रहा हूँ इसकी, टू टेक्निकल हो जाएगा, बट इनको कैटेगराइज करना है। आप सिर्फ उसको रिव्यू करना शुरू करिए, थिंग्स विल स्टार्ट चेंजिंग, लिटरली चेंजिंग फॉर द गुड, इन योर बेनिफिट, फॉर योर बिजनेस। देखो, रेवेन्यू इंपॉर्टेंट है, एक बिजनेस रेवेन्यू इंजन है, इंजन का काम करता है कि बिजनेस को चलाता है पूरे को, है ना। जो कैश फ्लो होता है ना, वो फ्यूल का काम करता है। फ्यूल ही नहीं है तो रेवेन्यू कैसे चलेगा, इंजन कैसे चलेगा? तो कैश फ्लो तो चाहिए, और वो बिजनेस से ही होना चाहिए। ये नहीं बार बार मैं बाहर से पैसा उठा रहा हूँ, 2 महीना चलाया, 3 महीना चलाया, अब सैलरी का टाइम आ गया, पैसे ही नहीं है जेब में, अब गए, अब बाहर से किसी से उठा लिया लोन, वो नहीं, राइट। अगर आप कैश फ्लो बनाएंगे, यू विल स्टार्ट सी दैट प्रॉब्लम, वो हटने लग जाएगी धीरे धीरे, आप फोकस रहेगा। हम लोग क्या करते हैं अपने क्लाइंट्स के साथ, हम उनको अगले 3 महीने का बता देते हैं कि आपको इस महीने में इतने पैसे एक्सपेक्टेड हैं, तो टारगेट बन जाता है कि कस्टमर से कम 5 करोड़ रुपया रिकवर करना है। उनकी अकाउंट्स रिसीवेबल टीम का टारगेट है 5 करोड़ रुपया रिसीव करना है मेरे को। खर्चों का टारगेट है कि सप्लायर्स को अगर 5 करोड़ आ रहे हैं, सिर्फ 3.5 करोड़ ही देने हैं, चाहे वो ड्यू 4 करोड़ क्यों ना बैठ रहे हो, 3.5 करोड़ देने हैं आपने। अब राशनिंग आप करो, कैसे करनी है, किसको आगे ले जाना है, किसको पीछे करना है, क्या करना है, दैट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी।
पर ये करना है, खर्चे तो रोक नहीं सकते, सैलरीज जानी है, तो क्या रोकोगे? तो वो सब करके हम पहले ही पूरा प्लान बना देते हैं उनके लिए फ्यूचर का। दिस इज कॉल्ड कैश फ्लो प्लानिंग। तो कैश इज़ द अल्टीमेट किंग इन द बिजनेस। इसको मेंटेन करो, ट्राई करो कैश फ्रॉम ऑपरेशंस हमेशा पॉजिटिव आए मंथ ऑन मंथ। इफ़ यू कैन मेंटेन अ कैश फ्रॉम ऑपरेशंस पॉजिटिव एवरी मंथ, यू विल स्टार्ट सीइंग अ मैसिव चेंज इन योर बिजनेस। इन्वेस्टर्स को बिजनेस बहुत पसंद आते हैं ये वाले, बहुत पसंद, जिनके कैश फ्रॉम ऑपरेशंस पॉजिटिव हैं। राइट सर? मंथली बुक्स कौन क्लोज करते हैं? बुक्स क्लोज करने का मतलब है जैसे कि आप स्कूल में आपके जो अगर बच्चे हैं, या हम अगर अपना टाइम भी याद करें तो हमारे कुछ एग्ज़ाम्स होते थे स्कूल में, राइट? एग्ज़ाम्स होने के बाद हमें रिजल्ट्स मिलता था, वो कुछ मंथली होते थे यूनिट टेस्ट के फॉर्म में, कुछ सेमी एनुअल होते थे, कुछों के क्वार्टरली होते थे, जैसे भी है। उसके बाद आपको एक रिपोर्ट कार्ड मिलती है। तो हमें अपने बिजनेस की हर महीने की एक रिपोर्ट कार्ड बनानी है, रिपोर्ट कार्ड शुरू करना है करना। वो रिपोर्ट कार्ड के अंदर आपके बैलेंस शीट्स, P&L, कैश फ्लो स्टेटमेंट आएगा, कुछ रेशोज़ बनते हैं जिसके बेसिस पे आप आइडेंटिफाई करते हो कि मेरा बिज़नेस कैसा परफॉर्म कर रहा है। कुछ रेशोज़ हैं जो बैंक्स को पसंद है, अगर आपको बैंक फंडिंग चाहिए तो कुछ रेशोज़ बैंक देखते हैं, आप उसके ऊपर काम करो। कुछ रेशोज़ हैं जो इन्वेस्टर्स देखते हैं, उनके ऊपर काम करो, राइट? तो आप जब मंथली देखने लगेंगे थिंग्स, आपको अपने बिजनेस की इतनी नॉलेज आने लग जाएगी ना छोटी छोटी चीज़ों में कि मैंने अगर ये एक्शन लिया इसका क्या इम्पैक्ट आएगा बुक्स में, करेक्ट? तो वो दैट स्टार्ट डूइंग। एंड परफॉर्मेंस रिव्यू। अब आता है गवर्नेंस के ऊपर। जैसा मैंने बोला, इन्वेस्टर्स दे लाइक हाईली गवर्नड बिजनेसेस, राइट? जिनको IPO जाना है, नहीं भी जाना है, गवर्नेंस इज़ वन थिंग जो सबसे पहले हमें इम्प्लीमेंट करना है। सो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज कौन कौन सी हैं? प्राइवेट लिमिटेड LLPs, ओके, परफेक्ट। सो एंश्योर दैट ऑल योर कंप्लायंसेस, ये आपको कहीं ना कहीं फंसेगा, कभी ना कभी किसी ना किसी टाइम पे कोई ना कोई कंप्लायंस आपको अटकेगा आके फ्यूचर में। आप जब लेट्स से सिचुएशन जैसा मैंने बोला ना, किसी भी बिजनेस की सेम नहीं रहती, किसी भी इंसान की सेम नहीं रहती, कुछ भी फ्यूचर में हो सकता है, कुछ भी। तो उस टाइम पे एक ऐसी सिचुएशन आती है कि आपको अपना बिजनेस फॉर एग्जांपल सेल करना है, राइट? आप जाके कंप्लायंसेस देख रहे हैं, जो इन्वेस्टर आएगा ड्यू डिलिजेंस करेगा, जो खरीदेगा ड्यू डिलिजेंस करेगा, कंप्लायंस ही नहीं फाइल्ड है, मोटी मोटी पेनल्टीज़ हैं उनकी। इसका मतलब क्या होता है कि आप कभी डिसिप्लिन्ड ही नहीं हो। दिस इज़ हाउ इन्वेस्टर्स टेक इट। इफ़ यू डोंट डू योर कंप्लायंस दैट मीन्स यू आर नॉट डिसिप्लिन्ड इनफ टू डू इट। ये लॉजिक है, ये मतलब ये इंडस्ट्री में ऐसे ही चलता है, राइट? और वो सही भी है कहीं ना कहीं। क्यों नहीं करे कंप्लायंस? कई बार कंप्लायंस क्यों नहीं करेगा, रीज़न ये भी होता है कि हमने कुछ बुक्स में ऐसी चीज़ें करी हुई हैं जो मैं नहीं रिपोर्ट करना चाहता, ये भी माना जाता है ना। सो हेंस डू योर कंप्लायंसेस सिंस इंसेप्शन। एक अच्छा कंपनी सेक्रेटरी रिटेनरशिप पे ले लो, इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव, रीजनेबली। अगर आप लेट्स से यू डोंट नीड समबडी इन हाउस आपके ऑफिस आके कोई काम करे, यू कैन फाइंड समबडी इन Tier 2, Tier 3 सिटीज़ ऑल्सो, हैं बहुत लोग, आपको और रीजनेबल प्राइस पे मिल जाएंगे, ऑनलाइन कर देंगे चीज़ें आपके लिए बहुत सारी, राइट? वेरी वेरी रीजनेबली प्राइस्ड। सो ब्रिंग इन अ गुड कंपनी सेक्रेटरी। CAs जनरली नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनका फोकस फाइनेंस के अराउंड ज़्यादा रहता है, फाइनेंस के कंप्लायंसेस पे। तो MCA के ना सिर्फ मिनिमम कंप्लायंसेस करते हैं जो मैंडेटरी उनको पता है, बट बहुत सारी चीज़ें छोटे छोटे डे टू डे बेसिस पे होती हैं, दैट ऑल्सो करवाना है। एक डेटा रूम प्रिपेयर करना है, आज से ही करोगे अच्छा है। डेटा रूम क्या होता है? ऑनलाइन एंड ऑफलाइन सारा का सारा आपका डेटा, चाहे वो की कॉन्ट्रैक्ट्स हों, राइट? चाहे वो आपके सप्लायर के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स हों, आपके POs हों, मेजर POs, आपके एम्प्लॉई कॉन्ट्रैक्ट्स हों, MCA के पेपर्स हों, मिनट्स ऑफ द मीटिंग, शेयर होल्डर रजिस्टर, बहुत सारी चीज़ें हैं, इनकम टैक्स की रिटर्न्स हो, आपके KYCs हों, सब कुछ एक जगह पे पड़े हों, अलग अलग फोल्डर्स बना के। ट्राई टू कीप इट फिजिकल एज वेल एज ऑनलाइन भी हों पड़े हुए वो कहीं पे, गूगल ड्राइव पे या समवेयर, राइट? जब वो टाइम आएगा ना, जब आपको IPO के लिए जाना होगा, आएगा वो टाइम, सबके बिजनेस में आएगा। उस टाइम आप डिसीजन लोगे जाना है कि नहीं जाना, आएगा। तो उस टाइम पे ये जो एक्सरसाइज करने में ना डेडिकेटेड
4-5 महीने लग जाते हैं और फिर पता चलता है कोई कंप्लायंसेस हुए नहीं हुए। सो इफ़ यू स्टार्ट डूइंग इट राइट नाउ, वो सारी की सारी चीज़ें हम अभी से ही देखना शुरू कर देंगे और एक जगह पे सब रेडी रहेगा। आपके GST रिकॉर्ड्स, PF नंबर्स। कई बार तो आप जब ये डेटा रूम बना रहे होगे आपको रियलाइज़ होगा कि कुछ कंप्लायंसेस ऐसे हैं आपने किए ही नहीं हुए हैं, तो सामने निकल के आ जाएगा उस टाइम पे, राइट। सो एवरी ईयर एक ऐसा टाइम रखो, जैसे कि मतलब आप जैसे कि फॉर एग्जांपल यू कैन से आफ्टर AGM, 30 सितंबर की AGM होती है, आप 10 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर के बीच में एक टाइम ऐसा दे दो अपनी टीम को, सारे का सारा पिछले साल का डेटा एक जगह इकट्ठा कर दो, एक जगह पे पूरे का पूरा डेटा अपडेट कर दो सब कुछ, राइट, समथिंग लाइक दैट। और यू कैन चूज अप्रैल, अप टू यू, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। हर ट्रांजैक्शन आप, अब मेरे को ये बताइए सर, बिजनेस के अंदर आप में से किसकी हर एक ट्रांजैक्शन अग्रीमेंट बैक्ड है? एवरी ट्रांजैक्शन 100%। एनीबडी? हमारे कुछ अग्रीमेंट बैक्ड का मतलब क्या हुआ? मैं किसी को पेमेंट कर रहा हूँ, मतलब मेरा वेंडर हुआ या मैंने उससे कोई सर्विसेज लिया या कुछ हुआ, उसके साथ अग्रीमेंट होना चाहिए। एवरीथिंग, आपके कस्टमर आपको पे कर रहे हैं, उनके साथ कोई ना कोई फॉर्म ऑफ अग्रीमेंट होना चाहिए, राइट। एवरीथिंग, चाहे अगर आप इनकम टैक्स को पे कर रहे हैं तो वो भी एक तरह से अग्रीमेंट ही है, ITR जो है पीछे का, वर्किंग होनी चाहिए उसके पीछे, करेक्ट। एवरी ट्रांजैक्शन इन अ बिजनेस शुड बी बैक्ड बाय अ अग्रीमेंट। वाई पता नहीं होता बिजनेस में अग्रीमेंट्स ना कभी भी बुरे टाइम के लिए नहीं होते, सॉरी अच्छे टाइम के लिए नहीं होते। जब आपका और मेरा रिलेशनशिप अच्छा है ना, हम कभी अग्रीमेंट की बात भी नहीं करेंगे, कभी नहीं बात करेंगे अग्रीमेंट की। अग्रीमेंट होता है बुरे वक्त के लिए, जब वो ऐसे सिचुएशन आ गया कि एक डेडलॉक बन रहा है, अब क्या करें, वो अग्रीमेंट रेफर होता है। सो इंस्ट्रक्ट योर फाइनेंस टीम, अकाउंट्स टीम कि कोई भी पेमेंट करनी है अगर, तो तुम्हें ये इंश्योर करना है कि उसका कोई ना कोई अग्रीमेंट हो, कोई ना कोई अग्रीमेंट हो, किसी ना किसी। कभी जैसे परचेज कर रहे हो तो PO जाए, PO इज ऑल्सो एन अग्रीमेंट, राइट, उसमें पीछे टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हुई हैं। तो आपकी बैकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फ्यूचर सेफ्टी। मैं थोड़ा सा रिस्क का बंदा भी हूँ कि इंश्योर करता हूँ कि रिस्क की चीज़ें ना हो बिजनेस में, जितना हम रिस्क को अवॉइड कर सकें उतना इंपॉर्टेंट है, ये उसके भी काम आता है। IPO जाओगे तो आपकी ट्रांजैक्शंस, किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए एक्सचेंज आपसे मांग सकता है कि मेरे को आप अपना इसका अग्रीमेंट दिखाओ, राइट। सो एवरीथिंग शुड बी अग्रीमेंट बैक्ड। सारे अग्रीमेंट एक जगह पे डेटा रूम में। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ट्रेडमार्क सबके पास है? नहीं है? गुड गुड गुड, ओके। पेटेंट्स? ऑल राइट। सो ट्रेडमार्क इज़ वन थिंग। ट्रेडमार्क या कोई भी इंटेंजिबल, कई बार ना क्या होता है, हम छोटी छोटी चीज़ें कर रहे होते हैं, छोटी छोटी बिजनेस में ना हम कुछ चीज़ें ला रहे होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, मगर मैं तजुर्बा की बात करूं, फॉर दैट मैटर, तजुर्बा इज़ इन्वेस्टिंग अ लॉट इन तजुर्बा ऐप, राइट। अब देखने में तो क्या इंटेंजिबल है, खर्चा ही तो है, एक ऐप है, बट इट इज़ एन एसेट फॉर द बिजनेस। इट इज़ अ वेरी वेरी बिग एसेट, इट विल स्टार्ट जनरेटिंग रिटर्न्स, इट इज़ जनरेटिंग रिटर्न्स राइट नाउ। तो ये एसेट क्यों नहीं हुआ, है ना। तो हर एक चीज़ जो हम बिजनेस में कर रहे हैं, आइडेंटिफाई क्या चीज़ आप यूनिक कर रहे हो, अगर उसके पीछे हम कोई पेटेंट ले सकें, कोई ट्रेडमार्क ले सके, ट्राई टू टेक इट, इट विल हेल्प यू एट द टाइम ऑफ IPO। जब आप IPO जा रहे होगे ना, क्या होता है मार्केट में ना, लोगों को पता चल जाता है कि ये कंपनी IPO आने वाली है। उस टाइम पे ना आपके .com जो वेबसाइट्स हैं, .com, .in, अगर आपने नहीं बनाई हुई, कोई ना कोई ले जाएगा बना के, क्योंकि आप पता है उससे खरीदोगे, आप खरीदोगे उससे, राइट। या आपका कंपनी नेम अगर आपने मान लो रजिस्टर ट्रेडमार्क नहीं कराया, ट्रेडमार्क करवा लिया कोई और बंदा, तो आपको उस टाइम पे प्रॉब्लम आएगा। सो ट्राई टू डू दैट राइट नाउ, कीप इट देयर। कितना खर्चा है? 8-10 हज़ार का खर्चा है। एंड ट्राई, अगर आपका प्लान IPO जाने का इमीडिएटली है, लेट्स से इन द नेक्स्ट 1 ईयर, 1.5 ईयर्स, ट्राई टू ब्रिंग इन एन पेटेंट्स अटॉर्नी या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अटॉर्नीज होते हैं। थोड़े से एक्सपेंसिव आपको फील होंगे, बट आपको बहुत हेल्प करेंगे, बहुत हेल्प करेंगे, पैसा बना के दे देंगे, राइट। तो उनको आइडेंटिफाई करो, कौन कौन से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ हैं आपके बिजनेस में जो आप कर सकते हैं, इन्वेस्ट इन दैट।
सर ट्रेडमार्क तो हो गया, जैसे मान लो जैसे मैं तजुर्बा जो ब्रांड नेम है दैट इज़ अ ट्रेडमार्क, आपकी कंपनी का नाम है, उसको भी आप ट्रेडमार्क बना सकते हो। मतलब वो नाम और कोई यूज़ नहीं कर सकता, नाम भी होता है, लोगो भी होता है, ये सब ट्रेडमार्क में आ जाता है। पेटेंट होता है आपने कुछ यूनिक बनाया, मान लो आपने कोई किताब लिखा या आपने कोई किताब में तो कॉपीराइट होता है, कोई आपने यूनिक सॉफ्टवेयर बनाया अपने इंटरनल वर्किंग के लिए, बनाते हैं ना हम लोग, बहुत लोग बनाते हैं इंटरनल वर्किंग के लिए, उसको पेटेंट करा लो कि ये मेरा सॉफ्टवेयर है, इसके उसका कोड देना पड़ता है, कुछ मेथड्स होते हैं। Windows is a patent. IPR and patent is one thing. Intellectual property right is a broad term जिसमें सारे आते हैं. सब आ जाता है उसमें। Copyright, patent and trademark is IPR. That is intellectual property है वो. ये फोन का डिजाइन कैन बी ए पेटेंट, बॉटल का डिजाइन कैन बी ए पेटेंट। राइट तो ये जो पेटेंट्स है ना, ये फ्यूचर में जब आईपीओ जाते हैं तो कई बार प्लानिंग के लिए भी हेल्प करते हैं। जैसे कि लेट्स से आपको एक होता है ना, आईपीओ जाने के बाद कुछ लोगों के दिमाग में डाउट्स आते हैं, हम ये नहीं कर सकते, पैसा नहीं निकाल सकते, दिस दैट, दिस ऑल्सो कम्स एज अ मेथड ऑफ पेइंग द प्रमोटर फॉर देयर हार्ड वर्क कि उन्होंने कुछ ऐसे पेटेंट्स क्रिएट करें, राइट। सो वो भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं। लेबर कंप्लायंसेस, सर मैं इतने आईपीओ में देख लिया है ना कोई लेबर कंप्लायंस जाके फंसता ही फंसता है। किसी का ईएसआई पीएफ नहीं है, किसी का कोई मतलब उनके ना कुछ एम्प्लॉय थे, छोटा सा ऑफिस बॉम्बे में है, दिल्ली के टीम है, बॉम्बे में छोटा सा ऑफिस है, प्रोफेशनल टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटी छोटी, बट वो इम्पैक्ट कर जाती हैं लॉन्ग टर्म में बुरी तरह। एक मैं आपको एक और केस बताता हूँ। एक हमारे क्लाइंट, उनका एक सीनियर अकाउंटेंट को उन्होंने टर्मिनेट किया क्योंकि उसने कुछ फ्रॉड्स देखे हो रहे हैं, पैसे की चोरी हो रही है, तो टर्मिनेट किया, राइटफुल एक्शन, एनीबडी विल डू। अब मेरे को पता चले मेरा अकाउंटेंट चोरी कर रहा है तो निकालोगे यार, पैसे की बात है ये तो, है ना, पैसे में ही ट्रस्ट नहीं है तो क्या फिर उसके साथ काम करे। He terminated that person went to the labor court, लेबर की ना यूनियंस होती हैं बहुत सारी, वहाँ गया। अब वो क्योंकि अकाउंटेंट था, उसको सारे पता था कंपनी ने क्या क्या चीज़ें नहीं की हुई हैं, ए बाबा, नहीं की हुई हैं इन्होंने, बोनस है। उसने क्या किया, पुराने एम्प्लॉय जितने भी छोड़ के गए हैं सबको इकट्ठा किया, ही न्यू एवरीबडी, सबको इकट्ठा किया और सबसे करवाया, तुम्हें भैया बोनस मिलना था, तुम्हें बोनस नहीं मिला, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट के अंदर बोनस देना मैंडेटरी है, राइट। ग्रेचुइटी कुछ हो कि लोग टर्मिनेट करते हैं कि अपनी एक ही कंपनी से दूसरी कंपनी बना दी तो 4 से 5 साल उनसे जस्ट पहले शिफ्ट कर दिया, पर जबकि वो लॉ के अंदर वो एक ही कंपनी मानी जाती है, राइट। तो कुछ ऐसे ऐसे करके चीज़ों को उसने लूपहोल्स खोल के आ गए। अब क्या हुआ, लेबर यूनियन पूरी ऑफिस के बाहर, करोल बाग में ऑफिस है, उनका बड़ा सा शोरूम है, पूरी की पूरी लेबर यूनियन, पुराने एम्प्लॉयज आके ऑफिस के बाहर हल्ला मचा रहे हैं, मतलब शोरूम के बाहर हल्ला मचा रहे हैं। उसने पता नहीं कितने लाखों रुपए दिए पर पर्सन टू कम आउट ऑफ दैट। उसके बाद जब कोई एम्प्लॉय छोड़ता, कोई चाहे खुद से भी छोड़ के जा रहा है, वो केस मारता ऊपर, पीछे से उनको रीच आउट कर लेते थे ये लोग, किसको करो। और लेबर यूनियन की 50% होती है ना, अगर उनका 1 करोड़ का बना टोटल, 50 लाख उनके हैं, तो वो तो लगे रहते हैं इसके पीछे। जस्ट थोड़ी थोड़ी, उसको ऐसा नहीं था कि वो जानबूझ के गलती की, उसको पता ही नहीं था होना है। तो इसके लिए भी ना कुछ लेबर कंसल्टेंट्स होते हैं, वेरी वेरी रीजनेबली प्राइस्ड, 2-2.5 हज़ार में, 3 हज़ार में मिल जाता है आपको मंथली का कंप्लायंस देखने के लिए, उनको भी इंट्रोड्यूस कर दो। छोटी छोटी चीज़ें हैं बट मैटर बहुत करती हैं। और दूसरा पेपर वर्क, जैसे मैं बोला अग्रीमेंट बैक्ड, सैलरीज अग्रीमेंट बैक्ड, सबके साथ आपके कॉन्ट्रैक्ट्स होने चाहिए हर एम्प्लॉय के साथ, है ना। उसके अंदर ये लिखे होने चाहिए कुछ टर्म्स कि हम टर्मिनेट कर सकते हैं आपको फॉर नॉन परफॉर्मेंस, तो प्रॉब्लम नहीं आती, बहुत सारी चीज़ों में अटक जाती, वहीं पे रुक जाता वो, है ना। एनीवेज, तो नेक्स्ट इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। एक जो बिजनेस होता है ना, बिजनेस के अंदर जो हमारी बॉडी है ना, हमारी बॉडी के अंदर जो खून है, ब्लड का रोल प्ले करता है बिजनेस के अंदर फाइनेंस, राइट। जो कैश फ्लो है वो उस ऑक्सीजन की तरह है जो हम ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करते हैं, कैश भी इन एंड आउट होता रहता है ना, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करते हैं। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है ना एक कंपनी का, वो दिमाग है, ह्यूमन बीइंग का दिमाग,
इज़ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये क्या होता है, जो मतलब होता है ना दैट वी एट टाइम्स गेट कैरिड अवे, समथिंग ब्रिंग्स अस बैक, है ना, काम कर रहे हैं, कुछ और करने का मन कर रहा है, काम में फोकस नहीं लग रहा है, तो वापस लाते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जब बिजनेस ओनर भटक रहा होता है ना, खींच के वापस लाता है, क्योंकि आपको प्रेजेंट करना है उसको एवरी क्वार्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को आप प्रेजेंट कर रहे हो, वो क्वेश्चन भी पूछेगा, तो वापस ट्रैक पे लाते हैं। हेंस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अगर आप बिल्ड कर सको, इफ़ योर बिजनेस कैन अफोर्ड, अगर आपका IPO अगले 1 साल के अंदर आपको लगता है आ सकता है, स्टार्ट बिल्डिंग इट राइट नाउ। बहुत अच्छे अच्छे लोग मिल जाते हैं इसमें, कोई पुराने रिटायर्ड IAS ऑफिसर्स, रिटायर्ड बैंकर्स, सुरेश सर, लॉट ऑफ पीपल आर देयर, प्रोफेशनल्स, ब्रिंग देम ऑन बोर्ड। कई लोग तो सिर्फ इसी खुशी में फ्री में भी आ जाते हैं कि यार मेरे को एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का टाइटल मिल रहा है, राइट। हमारे पास एक आए थे बैंकर, वो PNB के ना बहुत सीनियर पोजीशन पे थे, तो आई यूज्ड टू वर्क विद देम फॉर ऑडिट्स, हमको ऑडिट्स मिलती थी वहाँ से, तो मेरा एक अच्छा रिलेशन था उनके साथ। वहाँ से रिटायर हुए, उन्होंने बोला कि मेरे को ज्वाइन करना है तेरे को। मैंने बोला सर मैं कैसे सैलरी लूँगा पर आपकी, आप तो कहाँ से आ रहे हो, आई विल नॉट बी एबल टू अफोर्ड। कह रहे नहीं यार मेरे 30-35 हज़ार खर्चे हैं, मेरे को उतना चाहिए। मैंने बोला सर आप कल से आ जाओ बैठो आराम से साथ में, कम से कम टीम को मेंटरशिप। हम उस टाइम पे बैंक ऑडिट्स बहुत करते थे, तो ही वॉज लीडिंग दैट, राइट। तो आपको वो मिल सकते हैं लोग। हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बिल्कुल हैं। देखो बोर्ड के अंदर ना स्ट्रक्चर होता है, जो 2 डायरेक्टर्स मिनिमम चाहिए जो बिजनेस ऑपरेशंस रन कर रहे हैं, वो तो आप और कोई और तो वैसे ही हैं। इसके बाद कुछ डायरेक्टर्स चाहिए होते हैं जो नॉन एग्जीक्यूटिव होते हैं, एग्जीक्यूटिव नहीं होते, नॉन एग्जीक्यूटिव होते हैं। उनका रोल इतना होता है कि आपकी मीटिंग्स में आए, बोर्ड मीटिंग में क्वार्टर में 1 बार होती है मिनिमम, उसमें आप उनको नंबर्स प्रेजेंट करो और वो आपसे एक सवाल पूछे कि ये क्यों किया, ये क्यों किया, ये क्यों किया। आप अपने ट्रैक पे नहीं, एक्सक्यूज़ मी, आप अपने ट्रैक पे नहीं हो, आप ट्रैक से हट नहीं। डायरेक्टर्स देखो, जो टॉप प्लेयर होती है ना एक मैनेजमेंट में, 2 चीज़ें करती है, एक मैनेजिंग ऑफ द बिजनेस, एक है प्रमोटर या डायरेक्टर्स वाला रोल। तो ये ना मैनेजिंग द बिजनेस के उसमें आ जाते हैं। जो प्रमोटर होता है ना, जिसको शेयर्स होते हैं, वो अलग होते हैं, दैट कैन बी और कैन नॉट बी डायरेक्टर्स, राइट। शेयर्स इज डिफरेंट थिंग, डायरेक्टर्स इज डिफरेंट थिंग। डायरेक्टर्स को शेयर्स देना कोई ज़रूरी नहीं है। आप अपने कुछ एम्प्लॉयज़ को रिवॉर्ड भी कर सकते हैं, जो पुराने एम्प्लॉयज़ हो गए हैं, अच्छा कर रहे हैं, you see potential, you can reward them by bringing them in board of directors, right? So that is also one of the things. ये बिल्ड करना आपको ज़रूरी है अगर IPO इमीडिएटली जा रहे हैं, नहीं तो वैसे भी आपको ट्रैक रखने के लिए भी अगर कर सकते हो, अफोर्ड कर सकते हो तो करना चाहिए। नहीं कर सकते हो तो ट्राई टू ब्रिंग इन मेंटर्स लाइक सुरेश सर, है ना। बोर्ड ऑफ मेंटर्स भी तो हो सकता है कि आप उनसे अपनी राय ले लो, एटलीस्ट समथिंग लाइक दैट, राइट। तो ऐसे मेंटर्स भी लाए जा सकते हैं। इसके बाद कुछ हमारे बाकी चीज़ें हैं, प्रोसेस एंड रिमेनिंग हाइजीन, क्या क्या एक बिजनेस को करना चाहिए। ऑलराइट, सो हाउ मेनी ऑफ यू हैव डिफाइंड SOPs इन योर बिजनेस? फैंटास्टिक। SOP होता क्या है? स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस। वो तो फुल फॉर्म हो गई ना। होता क्या है? स्टेप्स होते हैं वो आपको हमेशा फॉलो करने चाहिए टू गेट द रिजल्ट यू वांट। एब्सोल्युटली, फैंटास्टिक। हर बिजनेस का ना कुछ करने का तरीका होता है। कुछ प्रैक्टिसेस कॉमन होती हैं, जैसे कि प्रोक्योरमेंट से लेकर पेमेंट होने तक, ऑर्डर से लेकर कैश आने तक, सेल्स ऑर्डर से लेकर कैश आने तक, इन्वेंट्री का मैनेजमेंट अगर इन्वेंट्री है, 5-6 तो बेसिक है, ट्रेजरी मैनेजमेंट, फाइनेंस एंड अकाउंट्स, ये सब बेसिक प्रोसेसेस है। एवरीथिंग शुड बी डॉक्यूमेंटेड, एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप। क्या पहली चीज़ क्या होएगी? अगर आपके पास इनवॉइस आया तो आपके अकाउंट्स वालों को पता होना चाहिए कि इनवॉइस आने के बाद करना क्या है ना। किसी की विम्स एंड फैंसीज पे ना चले, तरीके से काम हो। पहले SOPs बनेंगे, आपकी HR की पॉलिसीज़ डिफाइन। HR की पॉलिसीज़ किसके पास हैं? सारी, ऑल HR पॉलिसीज़। फैंटास्टिक, 4 लोग। HR की पॉलिसीज़, एम्प्लॉई की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कब कब छुट्टियां मिलनी है उसको, राइट। बहुत सारी नई पॉलिसीज़ आती रहती है जो मैंडेटरी भी हैं, जैसे कि पॉश, सेक्सुअल हैरेसमेंट, राइट। बहुत सारी पॉलिसीज़ आती रहती हैं, मैंडेट है, तो उनको भी इम्प्लीमेंट करें।
तो ये पॉलिसीज़ और एसओपीज़ ये जब होंगे ना एसओपीज़ आपका, इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज आती है एसओपी के बाद वो है रिस्क मैनेजमेंट। अब अपने बिजनेस में रिस्क मैनेजमेंट कौन करता है? एनीवन? रिस्क मैनेजमेंट होता क्या है? कोई बता सकता है? Insurance kind of a thing. काइंड ऑफ यू कैन से कि सारी इंश्योरेंसेज होनी चाहिए, दैट्स वन ऑफ द थिंग्स। बट ब्रॉडर टर्म में रिस्क मैनेजमेंट एक बिजनेस की क्या होती है? कि अगर बिजनेस को भी कुछ रिस्क हो जाए तो बैकअप करने के लिए कुछ बिजनेस को तो रिस्क है ही है। सेकंड है। एवरी बिजनेस इन दिस वर्ल्ड इज अ रिस्की बिजनेस, होना ही है। जैसे ह्यूमन बीइंग की लाइफ का सर्टेनिटी नहीं है ना, बिजनेस की तो क्या ही होएगी। इट इज कंप्लीटली, नो बिजनेस इज रिस्क फ्री। इवन माई बिजनेस, मेरे बिजनेस में क्या है, क्या रिस्क हो सकता है? कुछ रिस्क ही नहीं है, पर है, रिस्क है, और हमने अपनी रिस्क की मैनेजमेंट भी की हुई है। तो हाँ, रिस्क मैनेजमेंट इज कि अगर पहले तो कुछ बिजनेस के अंदर नेगेटिव हो ना, उसको रोकने के लिए प्रोसेसेस होने चाहिए। आपके जो प्रोसेस बनते हैं वो उसके अंदर आइडेंटिफाई करना चाहिए कि रिस्की जो कोई सिचुएशन है तो हम अपने आप को बचा सकें। पहले तो रिस्क होए ना, हो गया तो मिटिगेट कैसे करना है उसको, राइट? इसका पूरा प्लान बनता है। जो बिजनेसेस, आई एम नॉट आस्किंग एनीबडीज टर्नओवर, जो बिजनेसेस 50 करोड़ से ऊपर के टर्नओवर वाले हैं उनके लिए लीगल रिक्वायरमेंट है करना, ये लीगल रिक्वायरमेंट, राइट? तो अब आते हैं रिस्क मैनेजमेंट। एवरी बिजनेस इन दिस वर्ल्ड इज अ रिस्की बिजनेस। माई रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ बिजनेस ओनर इज टू एंश्योर, देखो ह्यूमन बींग्स में है ना चार्ल्स डार्विन, राइट, हु सेज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट फॉर द ह्यूमन बींग्स। बिजनेस इज ऑल्सो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। कोविड आया था, जो बिजनेस अपनी इंडस्ट्री में सर्वाइव कर गए वो अच्छा करें, बाद में जो नहीं कर पाए सर्वाइव, खत्म हो गए। सर्वाइवल, कई बार बिजनेस इज ओनली अबाउट सर्वाइवल, कि वो फेज निकाल दें किसी तरह, राइट? तो हमें वो फेज के ऊपर मैं निकाल पाऊँ एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, आई शुड बी प्रिपेयर्ड। इमरजेंसी बोल के नहीं आती, डन सर, बस 2 मिनट्स। इमरजेंसी कभी भी बोल के नहीं आती। तो जैसे अभी यू नो ये टैरिफ वॉर, पीपल हु आर सप्लाइंग, आई नो समबडी वेरी क्लोज फ्रेंड, 550-600 करोड़ का टर्नओवर है, 40 प्योरली एक्सपोर्ट्स, ही सप्लाइज टू वॉलमार्ट। यहाँ पे आया टैरिफ के अनाउंसमेंट, वहाँ से वॉलमार्ट ने 40 करोड़ का माल बन के रेडी था, पीओ कैंसल। अब सोचो उसका क्या हुआ। नाउ आई हैव बीन हियरिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स कि लोगों ने क्या किया, जो एक्सपोर्टर्स हैं डोमेस्टिक मार्केट में सस्ते में ले आए, तो डोमेस्टिक जो बिजनेस ओनर्स हैं उनको भी इम्पैक्ट आने लग गया, राइट? तो अब ये देखो एक छोटी चीज़ का क्या इम्पैक्ट आ रहा है, तो वी शुड बी प्रिपेयर्ड, राइट? तो अब रिस्क एनालिसिस के बहुत सारे मेथड्स होते हैं। एक तो आप अगर प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, तो आपकी लाइबिलिटीज़ ऑलवेज अनलिमिटेड, इसको कट करें। ट्राई टू बी अ प्राइवेट लिमिटेड और एन एलएलपी। क्यों है, कैसे है, मैं आपके साथ अलग से बात कर लूँगा, बट ये होता है। कोई चीज़ें इंश्योरेंस से कवर कर सकते हो तो कवर करके रखो। हमने अपना कैसे किया हुआ है, जैसे कि मेरे ऊपर क्या रिस्क है कि मैंने कल किसी बिज़नेस को कुछ गाइड कर दिया और उस बिज़नेस को नुकसान हो गया, दैट पर्सन कैन स्यू मी। मान लो उसको 10 करोड़ का नुकसान हो, 10 करोड़ मेरे को स्यू कर देगा। अब हम तो प्राइवेट लिमिटेड बन नहीं सकते क्योंकि सीए फर्म्स आर नॉट अलाउड टू बी प्राइवेट लिमिटेड। तो हमारे को ऊपर रिस्क आ जाएगा कि आप जेब से दो, मैं कैसे दूँ भैया, मैं तो अपने बिजनेस में काम कर रहा हूँ। तो हम कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं? वी हैव अग्रीमेंट्स विच सेज माई मैक्सिमम लिमिटेशन लाइबिलिटी इज़ द फीस वी आर चार्जिंग। मैंने आपसे अगर 10 लाख की फ़ीस लिया तो 10 लाख से ज़्यादा मेरी लाइबिलिटी नहीं होगी। आपने साइन किया अग्रीमेंट को। सेकेंड, आई हैव टेकन एन इंश्योरेंस कि अगर मेरे कुछ गाइडेंस से किसी को नुकसान हुआ तो अप टू 5 करोड़ रुपया इंश्योरेंस कंपनी भरेगी। आई हैव टेकन दैट। सेकेंड, फर्स्ट इज अग्रीमेंट, सेकेंड इज दिस। थर्ड इज इन एवरी कम्युनिकेशन आई सेल अ डिस्क्लेमर कि हम ये नहीं है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो 3 तरीके से मैं प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। तो हमें वो प्रोटेक्शन अपने बिजनेस में आइडेंटिफाई करनी है, कहाँ है, उसको इम्प्लीमेंट करना है। सेकेंड पॉइंट कौन सा? रिस्क नहीं, लायबिलिटी जितनी प्रोफेशनल लायबिलिटी इंश्योरेंस। प्रोफेशनल लाइबिलिटी की इंश्योरेंस होती है, जो प्रोफेशनल होता है ना, जैसे कि सीएस, डॉक्टर्स, लॉयर्स। अब तो वाइड कर दिया उन्होंने इसकी डेफिनेशन। उनको ना बहुत मिनिमल अमाउंट देके, मैं साल के मैं मान लो 4-5 हज़ार रुपये देता हूँ, मैंने अपना को प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। आई थिंक सो, येस, इट शुड बी, यू शुड चेक विद द एजेंसी।
इंटरनल ऑडिट्स रिस्क हो गया, अब डेली हर बार रेगुलर चेक करवाना चीज़ों को कि SOPs फॉलो हो रहे हैं नहीं हो रहे। रिलेशनशिप्स विद योर बैंकर्स बिल्ड करना है, डेवलप करना है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस कमेटी, इन्वेस्टर रिलेशंस, ऑडिट कमेटी, अगर आप IPO के लिए इमीडिएटली अगले 1 साल में जा रहे हैं तो वर्क ऑन दिस। तजुर्बा हैज़ ऑल दीज कमिटीज राइट नाउ, राइट, अभी 2 सालों से चल रही हैं कमिटीज, राइट। वी आर प्रिपेयर्ड, एनी टाइम वी हिट विल गो फॉर द IPO। पीयर रिव्यूड ऑडिटर आपको चाहिए होगा जो IPO के लिए जा रहे हैं। पीयर रिव्यूड ऑडिटर मतलब आपके CS, यू माइट हैव टू चेंज देम टू समबडी हु इज पीयर रिव्यूड। Try to bring in a CFO if you cannot afford full time, afford it from a part-time perspective. CFOs क्या होता है धंधे के अंदर, हर चीज़ फाइनेंस के अराउंड है, एवरीथिंग, एवरी डिसीजन फाइनेंस के अराउंड है, नंबर्स के अराउंड है, सेल परचेज खर्चा सब कुछ नंबर्स है। तो आपको उसको फाइनेंस को एज अ स्ट्रैटेजी यूज़ करने के लिए यू नीड अ ब्रेन लाइक दैट। सो थिंक अबाउट इट इफ़ यू कैन। जब आप IPO जाएंगे तो मैंडेटरी है CFO रखना, है ना, और CS का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। सो विद दैट आई एम, इफ़ वी हैव टाइम फॉर क्वेश्चंस, अदरवाइज हाँ 7 minutes. ओके, सो वी आर ओपन फॉर एनी क्वेश्चंस। विद दैट मैं एंड करना चाहूँगा। कोई क्वेश्चंस हैं तो यस प्लीज़। सर जो स्मॉल एक्सपेंसेस होते हैं जिसके ऊपर हम कहीं ध्यान नहीं देते हैं कि ठीक है, लेकिन वो एक तरह से गलत हो रहे हैं। जैसे हमारी कंपनी में अभी लास्ट मंथ हुआ था ऐसा Bye करो. कि जो एम्प्लॉइज के लिए पानी की बोतल्स आती हैं, जी, ठीक है, तो वो बोतल्स पे हमारा 17-18 हज़ार रुपये महीने का खर्चा होता था, जो एक हमें नॉमिनल फी लग रही थी, हमने कभी ध्यान नहीं दिया। लेकिन जैसे ही हमने उसको ऑडिट किया तो हमें पता लगा कि 200 के आसपास बोतल्स आ रही हैं, हमारी प्राइस कम है, पर बोतल 20 रुपए दे रहे हैं, जो देते हैं 20 लीटर की जो बोतल होती है, और हमारी एम्प्लॉय की स्ट्रेंथ है 50। अगर मैं एवरेज मानूं 2-2.5 लीटर से ऊपर कोई पानी नहीं पी सकता 7-8 घंटे में, तो हमें 100 लीटर ही चाहिए पर डे। मेरा ऑफिस ओपन होता है 22 डेज, उस हिसाब से मुझे 5 बोतल पर डे चाहिए, तो मुझे 100 बोतल से ऊपर नहीं चाहिए, 100-110, राइट। लेकिन मेरे यहाँ बोतल्स का जो बिल आ रहा था 900 बोतल्स का आ रहा था डेली, मंथली, राइट। जिसका पैसा जा रहा था 18,000, जिस पे इतना ध्यान नहीं जा रहा था। इस तरह के एक्सपेंसेस को कैसे ध्यान में रखा जाए, वो तो हमें पता लग गया जब ये चीज हो रही थी पिछले 5-6 सालों से। श्योर, ऐसे बहुत एक्सपेंसेस होते हैं जब कंपनी ग्रो होती है ना, तो आपने डेलीगेट किया होता है पैसों की चीज़ें लोगों को अपनी टीम में, कोई अकाउंट्स वाले को, कोई HR वालों को, कुछ ना कुछ डेलीगेटेड होती हैं, तो उनके ऊपर कंट्रोल कैसे बनाना है, SOPs। अगर आपके सर डिटेल्ड आपके पास प्रोसेस होना चीज़ों का, जैसे पेटी कैश मैनेजमेंट में आ जाएगा या एडमिन में आ जाएगा, और उसकी ऑडिट हो रही है, जैसे हमने बोला ऑडिट में पकड़ा, ऑडिट इज द सेकंड, फर्स्ट इज 9 टाइम्स हम पे कर देते हैं। हाँ, तो आपको वो चीज़ें पहले समझ में आने लग जाएंगी। कुछ फेज़ होता है, तो जब कटिंग का फेज़ आएगा ना, आप एक चीज़ को डीपली एनालाइज करते हो, चाहे वो 18,000 जैसा अमाउंट क्यों ना हो, है ना। तो अच्छा है आपने बताया, सबके साथ एक शेयरिंग हो गई, बट यू नो दीज स्मॉल थिंग्स हैपन्स अ लॉट। सो थैंक यू फॉर शेयरिंग सर। जी, एक मिनट कैमरा दे देना मैडम। सर ये सॉफ्ट्स के बारे में कुछ बताइए, कैसे बताइए कि ये प्राइस को हिसाब से कितने प्राइवेट। ओके, सो इनका क्वेश्चन है अराउंड ESOPs इज़ अ मेथडोलॉजी सर, जहाँ पे आप अपने एम्प्लॉयज़ को रिवॉर्ड करते हो, या एक एक्सपेंसिव एम्प्लॉयज़ जैसे कि CXOs हो गए, उनको लाना होता है, और अच्छे CXOs की सैलरीज बहुत हाई होती है, तो वी ब्रिंग देम बाय पेइंग सम अमाउंट एंड सम अमाउंट एज ESOPs। अभी मैं जब गाड़ी में आ रहा था ना, ओल्ड एम्प्लॉई ऑफ माइन, स्टार्टिंग में जब हमने काम किया था, वो मेरे पास आया था आज ऑफिस में। वी आर ओपन बिकॉज ऑफ द डेडलाइन दैट इज़ गोइंग ऑन टुडे। तो आए वो भाई साहब, मेरे को बोलते हैं मेरे को दोबारा काम करना है आपके साथ, बट इज सैलरी इज़ वेरी हाई। सर आई कैन नॉट अफोर्ड यू राइट नाउ, कुछ और मेथड करते। तो मैं गाड़ी में, मैंने साथ में चल, बात करते हुए चलेंगे। एंड आई वॉन्टेड हिम, आई वॉन्ट हिम बिकॉज सर ने एक ही चीज़ भी सिखाई, टीम कैसे बिल्ड करनी है आपको। तो बंदा तो अभी मैं हायर करूँगा अच्छा ना आगे के लिए, तो अब उसको मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया कि हम इसको कुछ ऐसे करेंगे, कुछ फिक्स दूंगा, कुछ तेरे को महीने साल के एंड पे ना आई विल गिव यू अ फैट बोनस विच इज़ बिगर देन योर मंथली सैलरी। तो इंटरेस्टेड है तो अभी वो सोच के मेरे को बता सुबह तक।
राइट। मैं आपको ईसॉप्स पे आता हूँ। तो ईसॉप्स इज ऑल्सो अ मेथड ऑफ गिविंग स्टॉक्स टू योर एम्प्लॉयज़ एग्जिस्टिंग एंड पोटेंशियल न्यू एम्प्लॉयज़, जिनको आप इन अ फेज्ड मैनर पे करते हो। जैसे कि आपने फॉर एग्जाम्पल, हमने क्लाइंट के लिए काम कर रहे थे अभी, जैसे आपने मान लो मैं आपका एम्प्लॉई हूँ फॉर एग्जांपल, आपने मेरे को कमिट किया मैं आपको 1000 शेयर्स दूंगा, तो यू विल ब्रेक इट डाउन टू 250 फर्स्ट ईयर ज्वाइन करने पे, 250 सेकेंड फर्स्ट ईयर के एंड पे, 250 सेकेंड ईयर के एंड पे, एंड रिमेनिंग 250 थर्ड ईयर के एंड पे। तो आप ऐसे करके इसको स्ट्रक्चर करते हो। इसकी ईसॉप की पूरी पॉलिसी बनती है, वैल्यूएशंस होती हैं, टेक्निकली बहुत सारी चीज़ें होती है, बट लॉजिकली जो ब्रॉड पर्सपेक्टिव से दिस इज़ व्हाट ईसॉप्स आर। तो प्राइवेट लिमिटेड है, उसका कोई शेयर कोई वैल्यूएशन है नहीं है? करवानी पड़ती है ना, आपको वैल्यूएशन करवानी पड़ती है। अच्छा, उसके बाद फिर आप शेयर्स उस वैल्यू, हाँ, उस वैल्यू पे आप डिस्काउंट देते हो। मान लो आपके शेयर की वैल्यू 100 रुपये आया है ना, अब आप उसको 100 रुपये पे दोगे तो फिर वो उसको क्या ही मिल रहा है, तो आप उसको 10 रुपये पे देते हो। वही चीज़ 100 रुपये की चीज़ 10 रुपये पे देते हो, तो 10 रुपया तो वो आपको पे करेगा कंपनी को, पर 90 रुपया का उसको टैक्स भी पे करना पड़ेगा कि आपने उसको परक्विजिट दिया। वैल्यूएट्स होते हैं सर इसके लिए। जी सर मेरा क्वेश्चन है कि मतलब आपकी रिसेंटली प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की है, तो 3 कंपनी को मर्ज करके कंपनी फॉर्म किया, जो एक्टिव नहीं हो गए बट ये नेक्स्ट मंथ से एक्टिव हो जाएगा। तो मुझे क्या क्या चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा जिससे कि मेरे को आगे जाके तकलीफ ना हो? सर मैंने ना बहुत सारे पॉइंट्स बताए, एमसीए के ना बहुत सारे कंप्लायंसेस हो जाएंगे। अभी तक आपकी प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप थी? हाँ अभी प्राइवेट लिमिटेड अब- प्रोप्राइटर थी। हाँ, 3 कंपनी तो अब प्राइवेट लिमिटेड में आ गए ना, अब आपके ना बहुत सारे कंप्लायंसेस होते हैं सेक्रेटेरियल, जिसमें आपके ना मंथली रजिस्टर्स बनते हैं एनुअली, शेयर होल्डर्स, डायरेक्टर्स, बोर्ड्स, कोई भी आप कंपनी का डिसीजन लेते हो आपको मिल के बोर्ड डायरेक्टर्स लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, कंप्लायंसेस बहुत सारे हैं एमसीए के। बेस्ट इज़ मेरे साथ अलग से बैठ जाना, मैं आपको सारे समझा दूंगा, या मैं आपको अपने ऑफिस से कोई लिस्ट भिजवा दूंगा कंप्लायंसेस की, क्या क्या कंप्लायंसेस होते हैं, आप उसको एक बार गो थ्रू कर लेना। यही वाले कंप्लायंसेस बढ़ते हैं प्राइमरली। चलो, okay. So everyone, how many got value from this? Can you give a big hand? थैंक यू।